नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी असम में तीसरे चरण के मतदान से पहले बढ़ती बीजेपी की मुश्किल की। बताएंगे कि आखिर क्या है राहुल गांधी का दावा, क्या हुआ जब एक ही जिले में पहुंचे पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी, किसानों के आंदोलन में क्यों मचा हुआ है बवाल, और बुलेटिन के आखिर में बात सरकार ने कैसे बढ़ाई आम जनता की मुश्किलें। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में दम भरने में लगी बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। कहा, सिर्फ अन्नाद्रमुक बीजेपी गठबंधन ही तमिलनाडु की संस्कृति में विश्वास करने वाले लोगों को बचा सकता है। भारतीय रेलवे ने किया बड़ा ऐलान, अब बिना रिजर्वेशन भी कर सकेंगे ट्रेन में सफर। 5 अप्रैल 2021 से स्वास्थ्य मुसीबत के नियमों का पालन करते हुए 71 अनारक्षित ट्रेनें की जाएंगी शुरू। अरावली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हुआ आगाज। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो जीवन पर असर छोड़ता है, बहुत गहरा। और मार्च में रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह ने बदली तस्वीर। बदलते हालात में 9.3% पर रुक सकता है राजकोषीय घाटे का आंकड़ा। 2021-22 में भी हालात बेहतर रहने का अनुमान। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। असम विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी चरण में है। 6 अप्रैल को राज्य में आखिरी और तीसरे चरण का चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी फंसती दिख रही है। चुनाव आयोग ने बीजेपी के स्टार प्रचारक हिमंता बिस्वा शर्मा पर बड़ी कार्रवाई की है। तो क्यों चुनाव आयोग ने की कार्रवाई, देखिए ये रिपोर्ट। असम विधानसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के कद्दावर नेता और प्रदेश के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर चुनाव आयोग की कार्रवाई ने आलाकमान की चिंता बढ़ा दी है। हिमंता बिस्वा शर्मा को तीसरे और आखिरी चरण के मतदान से पहले दोहरा धक्का लगा है। अब चुनाव आयोग ने उनके भाई को लेकर भी एक्शन लिया है। आयोग ने उनके भाई का ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने हिमंता बिस्वा शर्मा के भाई सुशांत बिस्वा शर्मा पर एक्शन इसीलिए लिया है क्योंकि वो गोलपाड़ा के एसपी हैं। गोलपाड़ा विधानसभा सीट पर आखिरी फेज यानी 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। यही वजह है कि उनके ट्रांसफर के आदेश दिए गए हैं। आयोग नहीं चाहता कि उनके भाई के चलते किसी भी तरह की वोटिंग के प्रभावित होने या फिर कोई अन्य अनहोनी के चांस बने। शुक्रवार देर रात को चुनाव आयोग की तरफ से असम के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को इसके लिए चिट्ठी भेजी गई। चिट्ठी के मुताबिक चुनाव आयोग ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द एसपी सुशांत बिस्वा शर्मा का ट्रांसफर करें। चुनाव आयोग ने कहा है कि सुशांत बिस्वा शर्मा की जगह वीरा राकेश रेड्डी को गोलपाड़ा का एसपी नियुक्त किया जाए। इससे पहले वित्त मंत्री हिमंता पर आयोग एक और कार्रवाई कर चुका था। आयोग ने हिमंता के असम में चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी थी। असम में प्रचार कल शाम को समाप्त हो रहा है और आयोग ने कल शाम तक के लिए उनके प्रचार पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में आयोग ने इस रोक को 24 घंटे कर दिया। आयोग की रोक के चलते आज हिमंता की सभी चुनावी रैलियां रद्द हो गईं। दरअसल हिमंता ने विपक्षी उम्मीदवारों के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां की थीं जिसे लेकर कांग्रेस ने हिमंता की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। असम में तीसरे चरण के चुनाव से पहले बीजेपी फंसती जा रही है। बीजेपी नेताओं पर चुनाव प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए उंगलियां उठ रही हैं। विपक्ष भी इसे लेकर अब एकजुट होता दिख रहा है। लोकतंत्र की इन मुश्किलों के बीच आज राहुल गांधी ने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के एम्बेसडर निकोलस बर्न्स के साथ बात की है। उन्हें इस बातचीत के दौरान बीजेपी पर लोकतंत्र से खिलवाड़ करने और साथ ही अमेरिका की चुप्पी पर सवाल भी उठाए। देखिए ये रिपोर्ट। राहुल ने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के एम्बेसडर निकोलस बर्न्स के साथ वर्चुअल मीटिंग में भाजपा की सरकार पर देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा कर लेने का आरोप लगाया है। बीजेपी सरकार को लेकर राहुल ने निकोलस बर्न्स के साथ कई बातें की। राहुल गांधी ने शिकायती लहजे में भारत में हो रही घटनाओं को लेकर अमेरिका की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं। निकोलस बर्न्स के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने सवाल किया कि भारत में जो कुछ हो रहा है उस पर अमेरिकी संस्थानों की ओर से कुछ सुनने को नहीं मिलता। अगर आप लोकतंत्र की साझेदारी की बात कर रहे हैं तो भारत में जो कुछ घट रहा है उस पर अमेरिका क्यों नहीं बोलता। निकोलस बर्न्स ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं मूल रूप से मानता हूं कि अमेरिका एक गहन विचार है, स्वतंत्रता का विचार। जिस तरह से आपके संविधान में निहित है वो एक बहुत शक्तिशाली विचार है, मगर आपको उस विचार का बचाव करना चाहिए। राहुल ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए हमें ढांचागत संस्थाओं की जरूरत होती है, हमें न्याय व्यवस्था की जरूरत होती है जो हमारी रक्षा करे।
मीडिया की जरूरत होती है जो स्वतंत्र हो, आर्थिक समानता की जरूरत होती है। हमारे पास ये सब नहीं है जिससे कि हम राजनीतिक पार्टी संचालित कर सकें। राहुल ने मोदी की नीतियों पर सवाल उठाए तो साथ ही अमेरिका की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। इस समय देश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसीलिए सवाल जवाब का दौर तेज है। पश्चिम बंगाल में 6 अप्रैल को तीसरे दौर की वोटिंग से पहले आज पीएम मोदी और टीएमसी नेता और राज्य की सीएम ममता बनर्जी एक ही जिले में प्रचार करने पहुंचे, जहां दोनों ने एक दूसरे को आड़े हाथों लिया। तो क्या कहा ममता बनर्जी ने और क्या जवाब दिया मोदी ने, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में प्रचार का शोर तेज होता जा रहा है। पहले 2 दौर के भारी मतदान के बाद सभी राजनीतिक दलों की नींद उड़ी हुई है। ज्यादा वोटिंग को टीएमसी अपने पक्ष में मान रही है, तो वहीं बीजेपी अपने पक्ष में बता रही है। वोटरों के उत्साह के बीच आज बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हुगली में रैली की, जहां उन्होंने एक बार फिर पीएम को अपने निशाने पर ले लिया। ममता ने कहा कि बीजेपी देश विरोधी पार्टी है। बीजेपी के लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर लोगों को अलग अलग किया जा रहा है। हिंदुओं को दूसरों के खिलाफ किया जा रहा है। बीजेपी की ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। मैं एक हिंदू हूँ जो हर दिन घर से निकलने से पहले चंडी मंत्र का जाप करती है, लेकिन मैं हर धर्म को सम्मान देने की अपनी परंपरा में विश्वास रखती हूँ। दलितों के घर में भोजन खाने पर भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण महिला हूँ, लेकिन मेरी करीबी सहयोगी एक अनुसूचित जाति की महिला है जो मेरी हर जरूरत का ध्यान रखती है। ममता ने धर्म का कार्ड तो खेला ही, साथ ही दलितों को साधने की कोशिश भी की। तो वहीं पीएम मोदी इसी जिले की तारकेश्वर सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे थे। पीएम ने कहा कि बंगाल में 2 मई को डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की सरकार बनते ही केंद्र की योजनाओं को बंगाल में सही तरीके से लागू किया जाएगा। टीएमसी ने आयुष्मान भारत का लाभ किसी गरीब को मिलने नहीं दिया। बंगाल का संवेदनशील समाज इस कठोरता को देख भी रहा है, समझ भी रहा है और इसका जवाब भी देगा। पीएम ने अपनी रैली से ममता बनर्जी पर कई आरोप भी लगाए। देखना दिलचस्प होगा कि 2 मई को आने वाले रिजल्ट में जनता किस पर भरोसा करती है। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ममता बनर्जी को घेरते नजर आ रहे हैं, तो ममता बनर्जी पीएम मोदी को। वैसे केंद्र की मोदी सरकार की घेराबंदी में तो किसान भी जुटे हैं। 4 महीने से ज्यादा समय से किसान दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान की एक घटना ने किसानों का गुस्सा और बढ़ा दिया है। राजस्थान के अलवर में कुछ लोगों ने राकेश टिकैत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तो इसे लेकर क्या कहा किसानों ने, देखिए ये रिपोर्ट। किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए 4 महीने 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार के साथ किसानों की बात अब तक नहीं बनी। किसान सरकार से नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में किसान देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर महापंचायत करने में लगे हुए हैं, जिसके चलते बीते दिन किसान नेता राकेश टिकैत राजस्थान के अलवर में किसान पंचायत में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान राकेश टिकैत और उनके समर्थकों को कथित तौर पर निशाना बनाया गया था, जिसके बाद से किसानों का प्रदर्शन तेज हो गया। दिल्ली बॉर्डर पर कई जगहों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई और दिल्ली के कई बॉर्डर को सील कर दिया गया। वहीं राकेश टिकैत ने इस पूरे घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने एबीवीपी के कार्यकर्ता कुलदीप सिंह यादव समेत 16 लोगों को हिरासत में लिया है। इस पूरे मामले के बाद से केंद्र सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आज ट्वीट करके बीजेपी और संघ को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि संघ का सामना संघ मिलकर करेंगे, तीनों कृषि व देश विरोधी कानून वापस करा के ही दम लेंगे। अब किसान जहां लगातार सरकार से अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं किसानों के साथ जो कुछ भी हुआ अब उसका जिम्मेदार आखिर कौन है, ये तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा। कृषि कानून पर बीजेपी सरकार फंसी हुई है। वहीं बीजेपी के लिए उत्तराखंड का रास्ता भी मुश्किल होता जा रहा है। राज्य में 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है। चुनावों से पहले बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन का दांव खेला, लेकिन ये दांव भी बीजेपी पर भारी पड़ता दिख रहा है, देखिए रिपोर्ट। कभी अपने ही नेताओं के खिलाफ बयानबाजी के लिए बीजेपी कांग्रेस पर चुटकी लेती थी, लेकिन अब इन दिनों बीजेपी में भी कुछ इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। नेता एक दूसरे के खिलाफ ही बोलने लगे हैं। एक तरफ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत खड़े नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता। जी हां, इस वक्त उत्तराखंड में बीजेपी 2 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। इसकी वजह त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में हमको बड़ा दिल लेकर चलना चाहिए। इसी के साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत के खुद के साथ अभिमन्यु की तरह छल होने, पांडव के जरिए पश्चाताप न कर कौरवों का प्रतिकार करने वाले बयान के बाद तो पार्टी के अंदर ही त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ खुलकर बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बयान पर विपक्ष की बजाय सत्तारूढ़ दल के ही कैबिनेट मंत्री ने अपनी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम को आड़े हाथों लिया।
कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि आज कौन शिक्षा दे रहा है बड़ा दिल करने की, जिसका खुद का दिल संकुचित है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि हम लोग उपदेश तो देते हैं लेकिन दिल बड़ा बनाओ, लेकिन कई बार हमारा खुद का दिल बड़ा नहीं होता। हरक सिंह रावत ने खुलकर अपने बयान में त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। दरअसल त्रिवेंद्र रावत के साथ हरक सिंह रावत की कभी पटरी नहीं बैठी। कई मौकों पर दोनों के बीच विवाद भी सामने आया। अब त्रिवेंद्र रावत की विदाई के बाद हरक सिंह खुलकर बोल रहे हैं तो विपक्ष भी खूब चटकारे ले रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि ये बीजेपी का वैसे तो अंदरूनी मामला है, लेकिन आप देखते रहिए, धीरे धीरे सारी चीजें सामने आ जाएंगी। गौरव भी बीजेपी में भरे पड़े हैं। अब बीजेपी में दिग्गजों के बयानों से साफ है कि पार्टी में जबरदस्त कलह मची है और अगर तकरार यूं ही जारी रही तो बीजेपी को पहाड़ पर परेशानी का सामना करना होगा। ये परेशानियां उसे हार की राह पर भी ले जा सकती हैं। उत्तराखंड बीजेपी में उथल पुथल मची हुई है, तो वहीं स्वास्थ्य मुसीबत के बाद से देश की आम जनता की जिंदगी में भी उथल पुथल मची हुई है। और अब एक डराने वाली खबर सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि 2025 तक नौकरी पेशा लोगों को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले साल से लेकर अब तक महामारी के चलते दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वहीं अब भी नौकरी पर संकट बरकरार है, लेकिन इसे लेकर अब एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक हर 10 में से 6 लोगों को नौकरी गंवानी पड़ सकती है। इसकी वजह काम में मशीनों और इंसानों द्वारा काम में लगने वाले समय को बताया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि महामारी से पहले और महामारी के दौरान मशीनों के इस्तेमाल में तेजी आई है। इसके चलते ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 19 देशों में प्राइस वाटर हाउस कूपर कंपनी में काम करने वाले 32,000 कर्मचारियों पर किए गए सर्वे के बाद सामने आया है। सर्वे में शामिल दुनिया भर के 40% कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले 5 सालों में अपनी नौकरी खो देंगे, जबकि 56% लोगों को लगता है कि वो भविष्य में भी लंबे समय तक के लिए रोजगार के विकल्प हासिल कर पाएंगे। 60% से ज्यादा लोगों ने सरकार से नौकरी सुरक्षित रखने की अपील की है। विश्वव्यापी लॉकडाउन में 40% लोगों ने अपनी डिजिटल स्किल को बेहतर किया है, जबकि 77% लोग कुछ नया सीखने और खुद में सुधार लाने के लिए तैयार हैं। वहीं तकरीबन 80% लोग अपनी योग्यता पर विश्वास करके नई टेक्नोलॉजी को सीखने के प्रति आश्वस्त हैं। पिछले वर्ल्ड इकोनॉमिक की रिपोर्ट के मुताबिक मशीनों की बढ़ती तादाद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण 8 करोड़ 50 लाख नौकरियां खतरे में हैं। वहीं इसी समय 9 करोड़ 70 लाख लोग रोजगार के सृजन की बात भी कह रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात, सरकार ने फिर बढ़ाई आम जनता की मुश्किलें। महामारी के दौर में देश की जनता एक ओर आर्थिक तंगी से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ उनकी पैसों की सेविंग्स पर भी असर हुआ है। इस बीच जनता की जेब पर एक और आर्थिक मार पड़ी है। अब केंद्र सरकार ने पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है, जिसका सीधा असर उनके पैसे को जमा और निकासी करने पर पड़ने वाला है। सरकार ने अब पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने और निकासी करने पर सरचार्ज के साथ साथ जीएसटी और सेस लगाने का फैसला किया है। देखिए रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार ने पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। ये नए नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गए हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB ने अब निकासी जमा करने और आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर चार्ज लगाने का फैसला किया है। यानी आपको पैसा जमा करने और निकालने के लिए भी चार्ज देना होगा। अगर आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है तो आपको 4 बार पैसा निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन के लिए आपको 25 रुपये या 0.5% चार्ज देना होगा। वहीं पैसा जमा करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। आपका सेविंग और करंट अकाउंट है तो आप हर महीने 25,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा निकालने पर आपको 25 रुपये का चार्ज देना होगा। वहीं 10,000 रुपये तक का कैश डिपॉजिट करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन इससे ज़्यादा जमा करने पर कम से कम 25 रुपये का चार्ज लगेगा। IPPB नेटवर्क पर असीमित मुफ्त लेन देन होते हैं, लेकिन नॉन IPPB के लिए केवल 3 बार ही मुफ्त लेन देन किया जा सकता है। ये नियम मिनी स्टेटमेंट, कैश निकालने और कैश जमा करने के लिए हैं। AIPS यानी आधार आधारित पेमेंट सिस्टम में फ्री लिमिट खत्म करने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर एक चार्ज देना होगा। सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी जमा राशि पर 20 रुपये का चार्ज लगेगा। अगर आप लिमिट खत्म होने के बाद पैसों का लेन देन करते हैं तो लेन देन राशि का 1% शुल्क आपके खाते में से काट लिया जाएगा, जो कि मिनिमम 1 रुपये और अधिकतम 25 रुपये है। बता दें कि इस चार्ज पर GST और सेस भी लगाया जाएगा। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।